हाय एवरीवन, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर लेबॉर्ट्री स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मॉडल ऑर्गेनिज्म जो अभी तक इस्तेमाल हुए हैं लेबॉर्ट्री स्टडीज़ के लिए, जिसके वजह से उनको इस्तेमाल किया जाता है एक लेबॉर्ट्री में, और वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज एन ऑर्गेनिज्म इज सूटेबल फॉर स्टडीइंग अ स्पेसिफिक ट्रेट, किसी पर्टिकुलर ट्रेट को पता लगाना हो, किसी डिजीज़ को पता लगाना हो, ड्यू टू इट्स शॉर्ट जनरेशन टाइम उनका होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जीनोम और सिमिलैरिटीज़ टू ह्यूमन। और ये सब सारी की सारी चीज़ें जो मिलाकर एक हम लोगों को निचोड़ देती हैं, वो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सिमिलर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन के साथ, जैसे फ्लाई, फिश, रोडेंट, पिग, जिनकी बायोलॉजिकल स्टडी करी गई है और पता लगाया गया है कि उनके बहुत ऐसे फीचर्स हैं जो सिमिलर हैं ह्यूमन से, और उनको बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल कर सकते हैं लेबॉर्ट्री स्टडीज़ के लिए, जिसके वजह से उनमें पाए जाने वाले ट्रेट्स को या फिर डिजीज़ को या फिर किसी भी फिनोमेनन को हम लोग आसानी से जज कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग ह्यूमंस। मतलब कि ह्यूमन के ऊपर टेस्ट ना करके, वही टेस्ट अगर हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर ट्रेट या फिर डिजीज़ या फिर फिनोमेनन कैसे उनके ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पर ऐसे बहुत से मॉडल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, और सबसे पहला मॉडल ऑर्गेनिज्म जो इस्तेमाल हुआ था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वो था ई कोलाई, जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट रखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, और क्योंकि वो वहाँ पाया भी जाता है, इसके वजह से फिर उसके बाद आगे रिसर्च बढ़ी तो हमको पता चलता है कि बैक्टीरियल वायरसेस उसमें बैक्टीरियोफेज ऑफ ई कोलाई ऑल्सो हैव वेरी बीन यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ जीन स्ट्रक्चर्स एंड जीन रेगुलेशन। ये बहुत ही आसानी से हम लोगों को पता चल जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने एक फाइलोजेनेटिक ट्री को शो किया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, और उनका किस तरीके से मॉडल ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो गए हैं। ठीक है, जिसमें आते हैं सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, ज़ेब्रा फिश, जेनोपस, चिकन, माउस एंड अल्टीमेटली ह्यूमन, कि आखिर किस तरीके से ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में इस्तेमाल होते आए हैं और हो रहे हैं। बिकॉज दे हैव सिमिलर फीचर्स विच आर सिमिलर टू द ह्यूमन बींग्स। Single-celled model organism. Single-celled organisms are the best model for studying the most basic molecular functions of cell. They can reproduce rapidly by the millions or billions, enabling researchers to test hundreds or thousands of options in one set of experiments. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is one of the single-celled model organism, and it's like human means the structure. इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जो होते हैं ईस्ट सेल के और इनको जीनोम के, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं ह्यूमंस से, Saccharomyces cerevisiae के। दिस सिमिलैरिटी हैज़ टॉट, जिसके वजह से हम लोगों को पता चला है कि आखिर सेल का डिवीजन किस तरीके से होता है, और बहुत से ऐसे जीन जो एक्सप्रेस होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के, वो क्यों एक्सप्रेस हो रहे हैं और उनका एक्सप्रेशन लेवल कितना बढ़ रहा है। कैंसर ड्रग जिसके थ्रू हम लोग को कैंसर ड्रग पता चल पाया है, वो हम लोगों को पता चला है बिकॉज ऑफ Saccharomyces दैट इंटरफेयर विद द सेल डिवीजन आर बेस्ड ऑन द डिस्कवरीज ऑफ द सिंगल सेल्ड मॉडल ऑर्गेनिज्म। सो इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल ऑर्गेनिज्म विच इज़ कंसिडर्ड एज फॉर द ह्यूमन। इनवर्टिब्रेट एनिमल मॉडल, जैसे अभी तक हम लोग ने सिंगल सेल्ड एनिमल मॉडल के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोगों ने देखे हैं इनवर्टिब्रेट्स एनिमल मॉडल, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सी एलिगेंस और ड्रोसोफिला। इन नॉन वर्टिब्रेट एनिमल्स के नाम से भी जाना जाता है इनको। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बहुत ही आसानी से ब्रीड कर दिया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में। इनके इस्तेमाल, इनके जेनेटिक मटेरियल को बहुत ही आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके ऊपर स्टडी करना आसान है, इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम को पहचानना काफ़ी आसान है, और फिर उसके साथ साथ इनका डेवलपमेंट और बिहेवियर को चेक करना भी काफ़ी आसान है। जैसे मैनी ऑफ द की एंजाइम इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग टू अ मैच्योर इंडिविजुअल वर फर्स्ट रिवील्ड इन दीज एनिमल्स। सो इट इज़ one of the most important animal models which are considered in the research studies in laboratories, that are C. elegans and Drosophila melanogaster. Drosophila has 4 pair of chromosomes which enable sophisticated genetic approach before the advent of modern genetic techniques. अब यहाँ पर ये पता चलता है हम लोगों को कि मॉडर्न जेनेटिक टेक्निक्स को इवॉल्व होने से पहले ड्रोसोफिला का इस्तेमाल हुआ करता था एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। वो क्यों हुआ करता था? क्योंकि इसमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सोफिस्टिकेटेड जेनेटिक अप्रोचेस कर पाते हैं, और बहुत ही आसानी से इनके ऊपर जो प्रयोग होते हैं वो सिमिलर पाए गए
गए हैं किसके थ्रू, ह्यूमन से। इसी वजह से इनको हम लोग लेबॉर्ट्री स्टडीज़ के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। C. elegans. C. elegans have been used as a model organism to study the human disease ranging from Parkinson disease to mitochondrial disease. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि C. elegans को हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग पता लगा सकें ह्यूमन डिजीज़ के फॉर्म में जो रिलेशनशिप पाई गई है रेंजिंग फ्रॉम पार्किंसन डिजीज़, जो ह्यूमन डिजीज़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज़ के फॉर्म में पाए जाते हैं, टू द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ जो भी एक सिमिलर ह्यूमन डिजीज़ को कॉज करने के लिए एग्जाम्पल है। ये क्यों कॉज होते हैं? बिकॉज इनकी स्टडीज़ के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि इनके इम्यून सिस्टम के बारे में। C. elegans जीनोम पजेस होमोलॉग ऑफ अबाउट 2/3 ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीज़ जीन। अब यहाँ पर हमें पता चला है कि 2/3 जो होता है ह्यूमन का जीन वो होमोलॉगस है C. elegans के जीन से। बेस्ड ऑन इट्स फिजियोलॉजिकल एजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सुपियोरिटी, द यूज़ ऑफ C. elegans एज अ मॉडल सिस्टम फॉर स्टडीइंग ऑन एजिंग, एज रिलेटेड डिजीजेज, मैकेनिज्म ऑफ longevity and drug screening has been acknowledged in recent decades. इनके recent decades में इतनी ज़्यादा चीज़ें इनके ऊपर स्टडी करने की संभावना क्यों पैदा हुई? is because of the presence of 2/3 of all human genes which are homologs to the C. elegans. Sea urchin. Sea urchin are easy to propagate in the laboratory. It is easy to get synchronized embryo culture and induce rapid embryogenesis. सी एम्ब्रियो इज़ ट्रांसप्लांट एंड हैज़ ए सिंपल कल्चर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये आते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड, और इसीलिए इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज वन ऑफ द सी अर्चिन एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। इज मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, एग एक्टिवेशन, क्लीवेज, ग्रेस्टुलेशन, रेगुलेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन इन द अर्ली एम्ब्रियोज। अब यहाँ पर कुछ ऐसे मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी इनको पढ़ा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर्स दैट कैन कॉज डिमेंशिया एंड मेमोरी लॉस। इसकी स्टडी के लिए हम लोगों ने सी अर्चिन का इस्तेमाल किया है। इन द पास्ट इट वॉज हाइपोथेसाइज्ड दैट सर्टेन सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व्ड इन द एम्ब्रियो मॉर्फोजेनेसिस कुड बी एबरेंटली एक्टिवेटेड ड्यूरिंग ट्यूमरोजेनेसिस। तो यहाँ पर कई ऐसे सिग्नलिंग पाथवे को स्टडी करने के लिए भी हम लोग सी अर्चिन का इस्तेमाल करते हैं। वर्टिब्रेट एनिमल मॉडल्स। वर्टिब्रेट्स एनिमल मॉडल्स के तरफ तवज्जो हमारी तब बढ़ने लगी जब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को नॉलेज मिलने लगी ईस्ट के थ्रू, यहाँ पे सिंगल सेल्ड इनवर्टिब्रेट्स के थ्रू। अब हमारी क्यूरोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी ह्यूमन बायोलॉजी की तरफ कि हम लोगों को और भी ज़्यादा जानना था। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म को और इस्तेमाल करना चाहते थे जिनका होमोलॉगस रिलेशनशिप जीन्स का काफ़ी हद तक मैच करता है, सिमिलर होते हैं ह्यूमन के जीन्स के साथ, जो वर्टिब्रेट्स से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। तो उसमें कुछ आते हैं हमारे जिसमें हो जाते हैं जेनोपस और दूसरा होता है ज़ेब्राफिश। जेनोपस को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे हम लोग जीनोम रिसर्च के लिए 1990s से स्टडी कर रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट जनरेशन टाइम एंड डिप्लॉयड जीनोम जो फैसिलिटेट करते हैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। क्लोज टू 90% ऑफ ह्यूमन जीन्स हैव होमोलॉगस इन बोथ जेनोपस की स्पीशीज़ में देखे गए हैं। जेनोपस की 2 स्पीशीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जिसको हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में स्टडी करते हैं और जीनोम रिसर्च के लिए, जिसमें आते हैं ट्रॉपिकैलिस और और एंड सीक्वेंस कंजर्वेशन इज़ जनरली हाई। इनका कंजर्वेशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड प्री रिक्वेस्ट फॉर एनी प्रोडक्टिव एनिमल मॉडल, इनको प्री रिक्वेस्ट कंडीशन के तौर पे माना जाता है किसी भी प्रोडक्टिव एनिमल मॉडल के तौर पे, जिसके थ्रू हम लोग एनिमल मॉडल्स की स्टडी कर सकते हैं फॉर ह्यूमन स्टडीज़। नेक्स्ट हमारे पास जो एनिमल मॉडल के फॉर्म में आते हैं वो होता है ज़ेब्राफिश। ज़ेब्राफिश की इम्पोर्टेंस ये है कि their eggs are fertilized and develop outside the mother's bodies in an ideal model organism, जो एक मॉडल ऑर्गेनिज्म का आइडल फीचर है फॉर स्टडीइंग अर्ली डेवलपमेंट। ज़ेब्राफिश हैव अ सिमिलर जेनेटिक स्ट्रक्चर टू ह्यूमन्स। दे शेयर 70% ऑफ द जीन विद अस। 70% ऑफ जीन्स जो ह्यूमन्स में पाए जाते हैं वो सिमिलर होते हैं ज़ेब्राफिश में। 84% ऑफ द जीन्स नोन टू बी एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीज़। अब इसमें से देखा गया है कि 84% ऑफ जीन्स एसोसिएटेड होते हैं ह्यूमन
डिजीज़ में जो कहाँ से सिमिलर होते हैं, ज़ेब्रा फिश में पाए जाते हैं और काउंटर पार्ट कैसे इस्तेमाल होते हैं। एज अ वर्टिब्रेट ज़ेब्रा फिश हैज़ सेम मेजर ऑर्गन एंड टिश्यूज़ एज ह्यूमन। इनके पास टिश्यूज़ और ऑर्गन सिमिलर टाइप्स के होते हैं जैसे ह्यूमंस के होते हैं। देयर मसल्स, ब्लड, किडनी एंड आई शेयर्स मैनी फीचर्स विद ह्यूमन सिस्टम, जो बहुत ही काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं ह्यूमन सिस्टम से। अब यहाँ पर इनका कुछ एक एक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके सामने रिवील करने जा रही हूँ। यूनिक एबिलिटी के फॉर्म में होते हैं ज़ेब्रा फिश में, और वो रिपेयरिंग सिस्टम पाया जाता है। वो क्या है? रिपेयरिंग ऑफ द हर्ट मसल्स। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पार्ट ऑफ द हर्ट इज रिमूव्ड, दे कैन ग्रो इट बैक इन अ chicken, which is considered as one of the model organism and its scientific name is Gallus domesticus। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज chickens have been domesticated for such a long time, there is a lot of information available on their physiology which is very similar for research। chickens lays egg which means their embryo develop outside the mother's body, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्योर स्टडी के फॉर्म में इस्तेमाल की गई है। The embryonic chick occupies a privileged प्लेस्ड अमंग एनिमल मॉडल्स यूज्ड इन डेवलपमेंटल स्टडीज़, और ख़ास तौर पे इनको डेवलपमेंटल स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका रैपिड डेवलपमेंट, एसेसिबिलिटी फॉर विजुअलाइजेशन, एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन आर जस्ट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके वजह से एक वर्टिब्रेट एनिमल मॉडल के फॉर्म में इनको निकाला गया है, और बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो ह्यूमन से मैच करते रहते हैं इनके ऊपर स्टडी करे गए हैं। एनिमल मॉडल्स, एनिमल मतलब कि ख़ास तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी के लिए हम लोग खास तौर पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी के लिए चिकन को इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ हुज साइंटिफिक नेम इज़ गैलस। मैमेलियन एनिमल मॉडल। मैमेलियन एनिमल मॉडल इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज दे शेयर सम हाउ वेरी कॉन्फिडेंशियल यूजफुल डेटाज दैट आर वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन बींग्स एंड दैट आर वाइडली यूज इन द ह्यूमन बायोलॉजी स्टडी। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इनको इस्तेमाल किया है। दे शेयर मोस्ट ऑफ द important aspect of physiology with the human. They have similar circulatory respiratory system, and as well as mammals are the only animals with a cortex in the brain। mammals इकलौते अकेले animals होते हैं जिनमें cortex पाया जाता है brain में, जो काफ़ी हद तक similar होता है human के। and for these reasons most drug development involves an early stage of testing। इसी वजह से drug development जो देखा गया है वो ज़्यादातर rodent के केस में देखे गए हैं। and many studies of mammalian health, cognition and or reproduction use these species since these processes are not accurately modeled by fishes and flies। Musculus is a mice is considered as one of the most important model organism for understanding and studying the human disease। As vertebrates and mammals, mice develop diseases that naturally affect the immune system, endocrine, nervous, skeleton, digestive and cardiovascular systems। The similarities with the human genome is about 85% and the human size is just 2.5। Despite being bigger than the other model organism, it is considered as one of the useful and highly considered mammal organism for the study of human biological diseases as well as human biological studies, especially in their developmental biology also। In the early stage of biomedical research, scientists develop a mouse model by selecting and breeding specific mice to produce offspring which produce desired trait or characteristics which is similar to the human beings, and that's why they are preferred as one of the most important mammal model organism for understanding and studying the human disease। वीड एज मॉडल ऑर्गेनिज्म। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जो मॉडल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं प्लांट्स की स्टडी करने के लिए। अब जिनमें स्टडीज़ बहुत ही एसेंशियल हो गई है और जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता चला आ रहा है वो है अराबिडोप्सिस थैलियाना इज़ फ्रॉम द वीड टू द मॉडल ऑर्गेनिज्म। Arabidopsis thaliana is one of the model organism or model plant which is considered for physiological studies in plants। is a small flowering plant। ये बहुत ही छोटा small flowering plant होता है, ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। प्राइमरी मॉडल ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल में इनको ऑर्गेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है का प्लांट बायोलॉजी के स्टडी के लिए। स्मॉल स्टेचर्स होते हैं, 45 डेज जनरेशन टाइम होता है, हाई स्पीड ईल्डिंग होती है,
है, सिंपल जीनोम पाए जाते हैं और इजी टू ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। जीनोम सीक्वेंस इनका 125 MB होता है। मैनी इस्टेब्लिश जेनेटिक रिसोर्सेज, म्यूटेंट लाइन्स, माइक्रो एरेज, EST डेटाबेस, इसके थ्रू हम लोग आसानी से ऐसे एसेस कर सकते हैं। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन पाया गया है इनका नेचर में, इसी वजह से इनको हम लोग कंसिडर्ड करते हैं एज वन ऑफ द मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडी। हेयर आई हैव यूज दिस डेटा। यहाँ पर मैंने आपको एक डेटा के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है कि नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस कितने ज़्यादा हुए हैं फॉर द मॉडल ऑर्गेनिज्म। ये 1996 से लेके 2010 का डेटा है, जिसके थ्रू हम लोगों को बहुत आसानी से पता चल पाता है कि कौन कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है, जिसमें न्यूरोस्पोरा है, एस पॉम्बी है, स्लाइम मोल्ड, जिनोपस, सी एलिगेंस, जेब्राफिश, एस क्रेवाइसिस, चिकन, ड्रोसोफिला और एरोबिडोप्सिस, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तौर पर पाए गए हैं और इनका नंबर ऑफ़ पब्लिकेशन रेंज आप देख सकते हैं। मैं ऐसे नहीं आपको बता रही हूँ कि मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म को रिसर्च के थ्रू प्रूफ किया गया है और इनके पब्लिकेशंस साल दर साल बढ़ते गए हैं, मतलब कि साल के साल बढ़ते चले जा रहे हैं इनके पब्लिकेशंस। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर जो स्टडीज़ की जा रही हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं और वो सिमिलैरिटीज़ पाई किससे जाती हैं? ह्यूमन बायोलॉजी से या फिर प्लांट बायोलॉजिकल सिस्टम से। इसी वजह से इनकी स्टडीज़ में इतनी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर तरक्की हुई है और इनका पब्लिकेशन भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंटली इस्तेमाल हुआ है। Here I am representing as how the model organism are developed in laboratories। उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को, जिसको हम लोगों को काम करना है, जिसके ऊपर हम लोगों को बायोलॉजिकल स्टडी ह्यूमन की या फिर प्लांट की स्टडी को परफॉर्म करना है, उसको पहले हम लोग चूज़ करते हैं। उनकी रेयरिंग करी जाती है, उनके ऊपर वर्क किया जाता है लैब के अंदर ही। अब उसके बाद उनके जीनोम को असेंबल किया जाता है और इनकी प्रोफाइलिंग करी जाती है, उनके एक्सप्रेशंस को देखा जाता है आरएनए सीक्वेंस के थ्रू, आरएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू। फिर उसके बाद उसमें जेनेटिक मटेरियल से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हम लोग उठाकर डाल देते हैं बाय मींस ऑफ इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन या फिर वायरसेस के थ्रू। फिर उसके बाद ये हमारा जो एनिमल बना है वो ट्रांसजेनिक एनिमल के फॉर्म में पाया जाता है और इसको हम लोग ट्रांसपोसोन्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं नॉकआउट या फिर नॉक डाउन जीन की RNAi या फिर CRISPR-Cas9 के थ्रू, टैलेंस के थ्रू स्टडी होती है। फिर उसके बाद फर्दर इनमें डेवलप किया जाते हैं प्रेसाइज म्यूटाजेनेसिस फॉर टैग्ड म्यूटेंट एंड जीन रिप्लेसमेंट। फर्दर इसमें डेवलप करे जाते हैं बाइनरी इफेक्टर सिस्टम्स, जिसके थ्रू इनमें स्टडीज़ जो हो रही है उसको परफॉर्म करना आसान हो जाए। जेनेटिक जनरेट करते हैं इफेक्टर्स फॉर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग इफेक्टर्स यहाँ पे जनरेट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ स्टडी के हिसाब से, जिनकी लेबलिंग होती है, इमेज होता है, मैनिपुलेट कर देते हैं जो सेल्स को। फिर उसके बाद ये जो मैनिपुलेटेड सेल्स जो होती हैं, यही हमारा मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे हमारा तैयार होता है। सेल से जो हमारा टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये हमारा पूरे का पूरा मॉडल ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हुआ, जिसको हम लोग ग्रो करवाते हैं किसी भी फील्ड में विद इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस के साथ, यूजिंग अ न्यू मॉडल ऑर्गेनिज्म। लिटरेचर पब्लिश्ड इन 2022। अभी रिसेंटली जो लिटरेचर पब्लिश्ड हुए हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उनको मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश करी है। पहला है जेब्राफिश एज अ पावरफुल अल्टरनेटिव मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर प्री क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ नैनो मेडिसिन्स। नेक्स्ट है सी एलिगेंस एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी द फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एक्सपोजर्स ऑफ सी एलिगेंस टू निकोटिनॉइड over multiple generation. Next is identification, conservation and expression of tired pharmacogenes in zebra. Humans as model organism. Humans are large as we considered as acquired, which is considered to acquire substantial amount of material for research for consisted individual, either for living peoples or via autopsy. Autopsy is the human population is also extremely large, easy to assess and has no ongoing husbandry cost. Humans are considered an exceptional product of evolution and perhaps that make them an
unsuitable model system for those interested in evolution of cooperation, complex cognition, group information, family structures, communication, structured living and their like। अब यहाँ पर इसके थ्रू हम लोग को ये पता चलता है कि ह्यूमन मात्र एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग इसके क्लोज एंसेस्टर्स को, क्लोज कज़न्स को इस्तेमाल करते हैं इनकी स्टडी को रिवील करने के लिए। अब वो चाहे डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड हो, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो, इनके बिहेवियर से रिलेटेड हो या फिर इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो। यही वजह है कि हम लोग ह्यूमंस को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और इनके ऊपर स्टडी करना पूरी तरीके से बैंड। Thank you everyone for listening and understanding this model organism as one of the videos of sophisticating which have precise knowledge about almost all the organism which are related to the model organism of human biological system as well as plant biological system. So I am thankful to all of one. Please subscribe, share and like my video so that I can able to help all the learners with all wonderful learning abilities videos which enhance their knowledge as well as their learning abilities. Thank you.